नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर सीखने के लिए आती है, चाहे वो उसके लिए चुनती है सुख सुविधाएं या फिर चैलेंजेस, पीड़ाएं। तो आज हम जिनसे मिल रहे हैं, एक मास्टर जो पूना से हैं, शशि लोधी जी, जो कि 2017 से ध्यान कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज, और भी बहुत चैलेंजेस हैं, परंतु सबसे बड़ा चैलेंज कि वो शाकाहारी परिवार से थी और शादी के बाद वो नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी परिवार के अंदर गई। तो आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की जवानी, उनकी ये यात्रा। नमस्कार शशि लोधी जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। शशि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक आत्मा की यात्रा शुरू कब होती है, आपका जन्म इस धरती में हुआ, तो हम जानना चाहते हैं आपने किस परिवार में जन्म लिया और आपके परिवार में कौन कौन था और आपका बचपन कैसा था। यस मैम। मेरा जन्म 29 नवंबर को हुआ था 1974। मेरा जो परिवार था वो हिंदू फैमिली थी, राजपूताना, हमारा कास्ट राजपूताना फैमिली से थे हम। लेकिन सबसे बड़ा जो था वहाँ हमारे जो परिवार में जो था कि हम बहनें थे। शुरू से ही मैं सबसे बड़ी थी। उसके बाद में हमारे जो दादाजी थे उनको पहले के ज़माने में था कि लड़का होना चाहिए, तो इस तरह से मैं हुई, फिर मेरी बहन हुई, इस तरह से हम 5 बहनें हो गए। 5 बहनों के बाद में एक भाई हुआ। तो मैं सबसे बड़ी थी। मेरे जवाबदारियाँ मेरे ऊपर ज़्यादा थी। छोटी बहनों को ये करना, उनको स्कूल के लिए पढ़ाई करना, बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होता था, शुरू से बचपन से जो हमने देखा है। तो जो करीब मैं 4 साल की थी तब से मैंने कुछ मंत्र, मुझे देवी के मंत्र याद हो गए थे, सर्व मंगल मांगल्य। तो मैं हमेशा वो मंत्रों का उच्चारण करते करते बड़ी होती गई। कभी भी कहीं पे भी मैं जाती थी तो देवी माता को आह्वान करती थी, बुलाती थी। और उस समय से मुझे बहुत सारी चीज़ें फील होने लगी कि जब भी मैं देवी माता के बारे में बात करती थी या उनको बुलाती थी, तब वो मुझे लगता था कि वो मेरे साथ में चल रही हैं। और मैं 5th स्टैंडर्ड से साइकिल से जाना शुरू कर दिया था। मेरा स्कूल बहुत दूर था, मैं साइकिल से जाती थी तो हमेशा कंटिन्यूस चैंटिंग करती थी, जय अम्बे जय जगदम्बे, ऐसे करके कंटिन्यूस चैंटिंग मेरा चालू रहता था। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़ी होते गई वैसे वैसे मैंने ये एनर्जीज को फील करना शुरू किया। हमारे यहाँ पे नवरात्रे होते हैं जहाँ पे अखंड ज्योत जलती है 9 दिन। तो उस समय पे भी मैं कभी कभी अपने आप ही, यानी मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था उस समय, अपने आप ही आंख बंद करके मैं बैठ जाती थी। तो कभी कभी बहुत सारे विजन्स आते थे मुझे, देवी की एनर्जी से कनेक्ट होती थी। और इस तरह से मेरा स्कूल का चलता रहा, स्कूल का लाइफ। उसके बाद मैं कॉलेज में पहुंची। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते जो एनर्जीज जो मैं फील कर रही थी ये बढ़ना शुरू हो गई। मैं एमएससी, मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ। मेरा मायका जबलपुर का है, मध्य प्रदेश का। और मेरे पापा का ट्रांसफ़र ग्वालियर हो गया था, तो मैं एमएससी केमिस्ट्री किया मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ग्वालियर में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे भी जो देवी की पूजाएं होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पूजाएं होती थी। लोग बोलते थे यहाँ से कुछ तो त्रिशूल डाल लेते थे और नींबू लगाते थे। इसलिए तो मैं क्वेश्चन करती थी ये कैसे ये लोग करते हैं, इनको दर्द नहीं होता और ये सब क्या है। तो ये सब बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चंस थे हर जगह। तो धीरे धीरे करके मैं ये सब चीज़ें माता से पूछने लगी, गॉडेसेस एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू हो गया मेरा। और एक दिन मैं रात हो गई, मुझे कुछ ज्योतिष विद्या में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं एक क्लास में गई थी, तो वहाँ मुझे रात हो गई, करीब 9 बज गए। तो मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो उस समय मैंने ऐसे माता को बोला कि चलिए मेरे साथ में आप। और सिर्फ इतना ही बोला और उसके बाद मुझे से फील हुआ कि कोई तो मेरे साथ चलना शुरू कर दिया है। और रात में जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं अपने आप ही कुछ श्लोक बोल रही हूँ, कुछ जो चीज़ें मुझे नॉर्मली मालूम नहीं थी। मुझे संस्कृत ही नहीं आती थी, लेकिन मैं संस्कृत में सब कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ, श्लोक बोल रही हूँ। तो उस समय
बोलते हैं ना कि किसी ने कुछ तो जादू टोना कर दिया, कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि अभी ये कुंवारी लड़की है तो इसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इसको पता नहीं क्या हो गया। तो बहुत सारे तांत्रिक हमारे घर में आने लगे पता करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिनके पास थर्ड आई था, मे बी उस समय तो मुझे पता नहीं था थर्ड आई के बारे में, लेकिन जिन लोगों के पास में थर्ड आई था वो देख के बोल रहे थे कि नहीं, इसके पास में देवी माता की ये है, चैनलिंग हो रही है, उनसे बात कर रही है। तो उस समय कुछ ज्ञान नहीं था मुझे कि क्या चैनलिंग होता है, कैसे दिखती हैं, लेकिन मुझे विजन्स आते थे उस समय, कॉलेज समय से। फिर धीरे धीरे करके उसी साल मेरी शादी होना थी। तो आपकी जैसा कि शशि जी, आप बहनें ही बहनें थी परिवार में, तो आपके परिवार में आपके माता पिता का उनको स्वीकार करना, कैसे उनकी फीलिंग थी? हमारी जो फैमिली, हम लोग राजपूत हैं, तो बेसिकली जो हमारे गांव के लोग थे, जैसे मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो वो बोलते थे कि अरे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी लड़कियां हैं, कहाँ तक इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगी। तो मुझे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, एजुकेशन बहुत अच्छा दिया उनने। उसके बाद मेरी जितनी भी बहनें थी सबको इंग्लिश मीडियम में उन्हें पढ़ाया, और उन्होंने कभी हमारे में भेदभाव नहीं किया कि ये लड़कियां हैं तो हम इन्हें क्यों पढ़ाएं, ये दूसरे घर जाने वाली, वैसे ही पराया धन है ऐसा बोला जाता है, तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना। लेकिन मेरे पापा ने पूरा फ्रीडम दिया हमें, और कभी भी ऐसा नहीं रखा कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। जहाँ पे भी हम जाना चाहते थे, जिस भी फील्ड में हम काम करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, वो सब हमें फ्रीडम मिला। आपको फ्रीडम मिला? हाँ जी। सभी में। तो आपके बचपन में कोई ऐसी हॉबी रही हो? हाँ, मुझे ऐसी क्या पेंटिंग, चीज़ है? हाँ जी, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं पेंटिंग करती थी तो मैं वो कलर्स से कनेक्ट होती थी। कभी कभी जैसे पेंटिंग कर रही तो ऐसा लगता था कि वो जो पेंटिंग मैंने बनाई है वो मेरे से बात करना शुरू कर देगी। तो ये एक बहुत मिरेकुलस चीज़ें मेरे साथ में होती थी। लेकिन उस समय कोई जानकारी ऐसा नहीं था ना, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, कुछ वीडियोस मैंने मेरे सामने आए, तो कुछ ध्यान करते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी का ध्यान था। तो ऐसे हमारे घर में ऐसे कोई ध्यान ऐसा नहीं करता था, पूजा पाठ करते थे, लेकिन अचानक ही मुझे इस फील्ड में जाने की इच्छा हुई कि मुझे भी ध्यान करना चाहिए। और जैसे जैसे मैं ध्यान करना शुरू किया तो मेरी पढ़ाई में भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगा। और तो तब आप विजन्स भी, ध्यान कैसे करती थी? सिर्फ मैं आंखें बंद करके बैठ जाती थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था ध्यान के बारे में कैसे करना है। लेकिन ब्रह्म कुमारी का एक था हमारे वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि सिर्फ आपको आँख बंद करना है और कुछ जप करना है, कुछ मंत्रों का जप करना है आँख बंद करके। तो मैं वैसे ही करती थी। तो मुझे देवी से बहुत प्यार था, माता का, तो शुरू से, माता का बचपन चैंटिंग, से ही है। बचपन से मुझे बहुत लगाव था उनसे। हाँ, तो मैं क्योंकि वही आपके घर चैंटिंग में करती थी। देवी की पूजा की हाँ जाती जी, थी, तो एक आपका अंदर का जो है वो बन गया कि हाँ आपने देवी को ही अपने उसमें हर चीज में देखा। बिल्कुल। और जब मैं यहाँ पे ग्वालियर आई तो उस समय मेरे पेरेंट्स का, मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया था, तो मैं अकेले रहती थी। तो हमेशा मैं, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आता था, कुछ भी चीज़ की हेल्प चाहिए थी, तो मैं देवी को ही आह्वान करती थी, और इवन मुझे हमेशा वो हेल्प करती थी। तो ये एनर्जी मैंने उस समय फील करना शुरू की, और इस तभी तरह आपको से, एक लगता था कि शक्ति है आपके हाँ साथ, और बाकी तो ज्ञान हाँ आपको जी, आगे आगे बढ़ते हाँ बढ़ते जी, आया। हाँ जी, भी एक शक्ति है जो मेरे साथ चलती है। बिल्कुल और बिल्कुल, आपका जो ट्रस्ट था हाँ कि हाँ, देवी कोई है शक्ति हाँ जी, जिनका मैं फोटो में या पिक्चर में देखती हूँ, तो वही मेरे साथ साथ चल रही चल है। रही है, वो फील होता था मुझे कि वो फील साथ होता है, साथ चल साथ रही हैं। साथ कोई चल रहा है। हाँ, और मुझे दर्शन भी उनके होने लगे थे बाद में, हम्म, ऐसे मैंने उनको साक्षात देखा भी था। हम्म। और उस समय मैंने एस्ट्रल ट्रेवल किया था, मैं कॉलेज में थी उस समय। मतलब तब तो आपको हाँ एस्ट्रल जी, ट्रेवल का कुछ नहीं पता पता, नहीं था, ये बस ये शब्द है ही कि मालूम नहीं थे हाँ मुझे। हाँ हाँ। तो आपने, जैसे आप पढ़ाई करती रही और पढ़ाई करते करते आप आगे बढ़ी, ग्वालियर में ही आपकी स्टडी पूरी हुई, आपने एमएससी करी। हाँ जी, हाँ, एमएससी करी। और आपकी इस पढ़ाई से आपको और क्या मिला? आपने साथ साथ अपना ध्यान या ट्रस्ट उस परमात्मा शक्ति में रखना शुरू कर दिया, जैसे कि आप बता रही हमेशा आप उनके साथ रहती थी, तो आपको और आगे आगे
ये क्या मददगार सिद्ध हुआ? हाँ जी, जब मैं पढ़ते जा रही थी, मेरा एमएससी प्रीवियस ही हुआ था और मेरी शादी तय हो गई। ये शक्ति से मैं कनेक्ट होती थी और बहुत सारे लोग बोलने लगे कि इसको तो कुछ भूत वूत लग गया है, ये हो गया, लेकिन मुझे मालूम था। तो उस समय मैंने एक परीक्षा भी ली थी जो मुझे आज भी ध्यान है। तो सब बोलते थे कि अरे इसके साथ देवी बैठी हुई हैं। तो मैंने बोला मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तो एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई हूँ, मुझे तो कहीं देवी दिख नहीं रही है इस तरह से, और सब लोग बोल रहे हैं। फिर मैं हमेशा, मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा घूमती थी कि लड़कियों का क्या होता है ना, शादी के लिए जब लड़की तैयार हो जाती है तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं, लड़के वाले आ रहे हैं और लड़की को नापसंद करके जा रहे हैं। तो ये मेरे मन में बहुत, जैसे मेरी जो कुछ कज़न सिस्टर्स थी तो उनके साथ ऐसा होता था तो लोग दुखी होती थी, तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती थी। तो हमेशा मेरे मन में मैंने ये रखा था कि मेरी शादी उसी इंसान से, जो मुझे पहली बार देखने आएगा उसी इंसान से मेरी शादी होनी चाहिए। मैं दूसरे से शादी नहीं करूँ, जो पहली बार मुझे देखने आएगा मेरी उससे शादी होना चाहिए। और बाद में ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। जब मैं प्रीवियस कर रही थी, एमएससी प्रीवियस कर रही थी, तो मेरे पापा ने देखा, उनके फ्रेंड का बेटा था, तो उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा है, ये लड़का है, मैंने पुणे में देखा है, तो आप, तुमको पसंद है क्या? तो मैंने बोला, मैंने पापा को बोल दिया अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, मुझे कोई भी दूसरा वो नहीं है। तो बोले ठीक है। तो प्रीवियस चल रहा था उस समय, मेरा एमएससी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, लेकिन पापा बोले कि फिर एजुकेशन शादी के बाद वो अलाउ करेंगे, कर पाओगी? तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए इस बारे में। तो मेरे पापा ने मेरे ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली थी कि शादी के बाद ये वापस 1 साल आके पढ़ाई करेगी, उसके बाद मैं इसको भेजूँगा। तो घर के लोग तैयार हो गए। फिर मैंने शादी हो गई, मेरी प्रीवियस हुआ था, शादी हो गई। फिर फाइनल वापस मैं शादी करके गई, 4 दिन बाद वापस मैं मायके आ गई। और उसके बाद मैंने 1 साल रह के, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं केमिस्ट्री का कुछ भी, तो 1 साल मैंने कॉलेज किया, पूरी एजुकेशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने वापस अपना घर संभाला। और बहुत उसमें भी माता ने मुझे बहुत, हर जगह मेरी हेल्प मिलती रही मुझे हमेशा उनसे। आपकी शादी हो गई, हाँ। आपने आगे अपनी एजुकेशन भी पूरी कर ली, उसके आगे का जीवन बताएं। आपको अपने, जैसे शादी करके आप अपने ससुराल में गई एजुकेशन पूरी करने के बाद, तो आपको क्या मिला वहाँ पर? हम्म, वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस थे, बहुत कुछ, यानी यहाँ पे हमें फ्रीडम था पेरेंट्स के घर में, वहाँ जाने के बाद में हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरी ननद थी, मेरा देवर था और मेरे हस्बैंड घर में बड़े थे। और सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि उन्हें पता था कि हमारे यहाँ पे वेजिटेरियन है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, तो उन्हें वो बात नहीं बताई हमें। और जब मैं पहली बार जाके वहाँ देखती हूँ दूसरे दिन ही, तो वहाँ पे सब ऐसा मांस रखा हुआ है और वो खून देख के तो मेरा ऐसे आत्मा कांप गई देख के कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। और फिर मैंने बोला कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया हम मुझे? तो बोले नहीं, अगर पहले हम बताते तो शादी नहीं होती इस तरह से। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो कभी मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं तो बना तो कभी सकती ही नहीं हूँ इसको, और खाने का भी दूर की बात है। तो जिस समय हमारे यहाँ नॉनवेज बनता था तो मैं खाना ही नहीं खाती थी उस दिन, और इस तरह से चलता रहा। फिर मैंने बनाया तो कभी नहीं, मेरी सासू माँ जब तक थी तब तक वो बना के मेरे हस्बैंड को देती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं खाती नहीं तो धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड का खाना बंद हो गया। करते करते फिर हमारे घर में बहुत कम बनने लगा, लेकिन फिर भी वो एक चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा था, उस घर में रहना जहाँ पे सब ऐसे नर भक्षक बोलते थे, सभी खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट कभी भी मुझे नहीं पड़ता था, कभी भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके वो, यानी लोग बदलना शुरू हो गए। मैं जो विश करती जाती थी कि नहीं, ये लोग क्यों खाते हैं, इनको दुख नहीं होता क्या, किस तरह से कोई किसी जानवर को मार के खा सकता है, उसमें भी जान है। तो मैं इस तरह से सबको समझाती थी, लेकिन वो तो बहुत सालों से खा रहे हैं तो इतना ईजी नहीं है वो करना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाना बंद कर दिया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे घर में बहुत कम हो गया। बहुत अच्छा। तो आप क्या आगे परिवार बढ़ा, आपके बच्चे? हाँ, उस समय कुछ ऐसे चैलेंजेस थे। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद में मैंने पुणे जाके और मैंने हायर एजुकेशन लिया, वहाँ पे पीजी डिप्लोमा किया।
2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन फिर 3 साल में मैं कंसीव होती थी। कंसीव होने के बाद में मेरा किसी ना किसी कारण से अबॉर्शन हो जाता था। तो ऐसा मैंने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह। मेरे हस्बैंड ने कभी कुछ नहीं बोला कि अभी इतने साल हो गए हैं, कुछ इशू नहीं है। लेकिन मेरी सास और जो बाज के बाकी बोलते हैं ना लोग, जो आज वो जगह रहते हैं, वो हमेशा हरेसमेंट करते रहते थे कि अभी कब कब खुशखबरी सुनाने वाली हो, कब। तो इससे बहुत हर्ट होता था, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्टिव रहे। और ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए, फिर मैं कंसीव हुई। तो मेरी बेटी हुई, सीज़रियन से सीज़र हुआ था, बेटी हुई। लेकिन वो बेटी जो मेरी हुई थी उसमें भी चैलेंजेस थे कि उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, अन्नलिका है, वो जुड़ी नहीं थी, वो आधी ही थी। तो वो होने के बाद में उसका उस समय ऑपरेशन करना पड़ा उसका। ऑपरेशन करने के बाद में भी वो सीरियस हो गई और करीब 20 दिन थी वो। 20 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई। लेकिन वो इतनी सुंदर थी, और उस समय मुझे मैसेज आते थे। जब मैं आईसीयू में थी, यानी जिस समय ऑपरेशन थिएटर में थी, जब से एनेस्थीसिया देते थे, उस समय वो विजन्स दिखते थे कि जो आदिशक्ति माता है, उनने मेरे कोख में जन्म लिया है। कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको निकालने के लिए, तो वो सिर्फ 20 या 21 दिन के लिए मेरे पास में आई थी। और इस तरह 21 दिन के बाद में फिर वो चली गई। और फिर मैं बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि इतने साल बाद एक तो बच्चा हुआ, उसके बाद में वो बच्चा भी नहीं रहा, तो मैं एकदम बहुत उसमें चली गई। लेकिन उस समय ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये कभी ना कभी कोई चीज़ मैंने प्लान किया था ये सब चीज़ें, तो शायद कभी किसी बच्चे को मैंने परेशान किया हो या किसी पेरेंट्स को परेशान किया हो। तो उस समय मैंने मेरे माँ बाप पेरेंट्स के यहाँ जाके करीब 6 मंथ्स मैंने काम किया उनके साथ में। मेरे पापा रिटायर होने के बाद फार्मिंग करते थे, तो 6 महीने मैंने धरती में काम किया, ग्राउंडिंग किया, धरती माता के साथ में कनेक्ट हुई। तो एक डिफरेंट लव मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि माँ कैसी होती है, किस तरह से हम उनसे प्यार करना है, किस तरह उनको वो करना है। तो फार्मिंग 6 मंथ्स जब मैंने फार्मिंग की, उसके बाद में फिर मैं वापस कंसीव हुई और फिर मुझे बेटा हुआ। तो उस समय मुझे मिट्टी से लगाव हो गया था, पृथ्वी से लगाव हो गया था। और जो एक करुणा भाव है, एक पेड़ भी अगर कोई काटता था या कुछ करता था तो मुझे बहुत दुख होता था। तो उस समय मैं नेचर से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी मैं। और फिर मुझे बेटा हुआ, तो अभी वो 15 इयर्स का है मेरा बेटा। बहुत अच्छा। आपको वो अवस्था भी कुछ ना कुछ सिखाना चाहती थी, या हाँ जैसे आप जी। कह रहे हैं आपको देवी के दर्शन हुए थे, तब भी वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए माध्यम थी आपको, बिल्कुल। जैसे आपने फील किया। हाँ जी। और अभी अच्छा है, आपका 15 साल का बेटा है, बहुत सुंदर। तो आप आगे की जर्नी में अभी भी आपके घर में मास चलता है? नहीं मैम, फिर क्या हुआ ना, मेरा बेटा जैसे ही आया, तब मैं पहले जॉब करती थी। शादी के बाद मैंने एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मैं पेट्रोकेमिकल लेबोरेटरी में जॉब करती थी। पेट्रोकेमिकल लेबोरेटरी में मैंने 5 इयर्स जॉब किया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम कहीं और है, मुझे उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर उसके बाद मैंने पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी जॉब किया, उसमें भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर मेरा बेटा जब आया, तब मैंने सब कुछ बंद कर दिए, और मेरे बेटे के साथ में जो काम कर सकती थी मैंने वो काम करने शुरू किए। फिर मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, प्ले ग्रुप्स रहते हैं, बाल विकास, इस तरह से। तो उस समय जब मैं क्लासेस लेती थी बच्चों के, उस समय भी मैं उनको बोलती थी 5 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठो। बहुत डीप पता नहीं था मुझे मेडिटेशन के बारे में, लेकिन कुछ योगाज और मेडिटेशन मैं उनको कराती थी। इस तरह से मेरा बेटा बढ़ना शुरू हो गया, उसके साथ में मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते मेरा बेटा 5 इयर्स का हो गया था। 5 इयर्स का होने के बाद में उसने अपने आप ही आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया। जब हम ध्यान सिखाते थे बच्चों को, तो बाकी बच्चे थोड़ी देर बैठते थे, लेकिन वो करीब 15-20 मिनट बैठने लगा आंख बंद करके। तो फिर मैंने ज़रा थोड़ा-सा पता करना शुरू किया कि ये आँख बंद करके बैठता है, और वो बोलता था, मम्मी मुझे ब्लू ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, ये लाइट दिख रही है। तो मैंने, ये लाइट्स क्यों दिख रही हैं, क्या है?
और जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे तो वो मुझे नाम कुछ पता नहीं था, तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ने शुरू किए उस समय। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये एस्ट्रल जर्नी क्या होती है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। अब ये आँख बंद करके बैठ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, तो फिर समझा कि मेडिटेशन कर रहा है। तो ऐसे करके मैंने सारे बच्चों को मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन आनापानासति ध्यान के बारे में नहीं पता था। ध्यान के बारे में सिर्फ पता चला कि ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिससे मन शांत हो जाता है, चंचलता कम हो जाती है और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर ऐसा आपकी ही पहली पुस्तक कौन थी? मैंने जो पहली पुस्तक पढ़ी थी वो बायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी। वो पुस्तक के साथ में भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ था। वो पुस्तक मैंने पढ़ना ही शुरू की थी और मुझे बाबा जी के दर्शन होने शुरू हुए थे उस बुक के थ्रू। और ऐसे ही मेरी जर्नी थोड़े आगे गई। मेरा बच्चा 5th में पहुंचा। जब वो 5th में पहुंचा तो मेरे जो नीज़ हैं, पता नहीं अचानक ही, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्हें मैच नहीं होती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, जो मेरी सासू माँ थी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ भी काम ना करूँ, सिर्फ घर का काम करूँ, लेकिन मुझे तो कुछ और करना था। तो इस कारण मैं बहुत गुस्सा आता था मुझे, गुस्सेल में बहुत थी। वो बचपन से था, ज़िद्दी और गुस्सेल, ये दो मेरे में नेचर में था। तो उसके कारण मुझे मेरा बेटा सिर्फ 5th में पहुंचा था, उस समय मेरे इन दोनों नीज़ का यानी लॉक होने लगे थे मेरे नीज़। तो डॉक्टर्स के पास जा रही थी मैं, 2 साल से दवाइयाँ ले रही थी। दवाइयाँ लेते लेते मैं परेशान हो चुकी थी कि नहीं, मुझे अब दवाई नहीं चाहिए। मैं फिर अपने हमेशा मेरा वो रहता था, माता से प्रेयर करती, माता कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ ना जहाँ पे मुझे दवाई लिए बगैर मैं ठीक हो सकूँ। आपके पास तो इतनी शक्ति है, तो कोई भी ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि मैं खुद अपने आप को ठीक कर सकूँ। तो इस तरह से एक दिन हमारे जोशी सर है, ब्रह्मश्री जोशी सर है, उनका क्लास था और वो शिवरात्रि के दिन था। शिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक होने के बाद में उनका एक क्लास था। 10 मिनट का कुछ तो उन्हें मेडिटेशन लिया था और वो एक कैप पहन के बैठे हुए थे। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नज़र उनकी कैप पे पहुंची। बस सर, ये आप कैसा कैप पहने हुए हो और आपने अभी जो सिखाया है ये क्या था, बहुत अच्छा लगा मुझे। 10 मिनट ध्यान लिया तो सर ने फिर मुझे बताया कि आनापानासति ध्यान है और ये जो कैप है ये पिरामिड कैप है। मेरा बच्चा जैसे बेटा बड़ा होने लगा तो वो थोड़ा चंचल होने लगा, तो वो बहुत होशियार है लेकिन ज़्यादा देर बैठता नहीं था। तो मुझे वही क्वेश्चन था, सर से पूछा, सर इस कैप को पहना के अगर मैं मेरे बेटे को बिठा दूँ तो वो अच्छे से 1 घंटे बैठ के पढ़ाई करेगा? तो वो बोले कि हाँ, आप ट्राई करके देखिए, ज़रूर पढ़ करेगा। तो मैं वो कैप लेके गई और उसको बिठाला, बराबर वो आधा घंटा से ज़्यादा बैठा वो। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर सर को मैंने बताया मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने बोला है नीज़ का, ऑर्थोआर्थराइटिस बोल रहे हैं वो, और वो आपका अगर लुब्रिकेशन बहुत कम हो गया आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जोशी सर ने मुझे बोला कि मैडम आप 40 डेज़ मेडिटेशन करके देखिए। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं इतना सब कुछ सहन कर रही हूँ, एज अ चैलेंज लेती हूँ, एज अ एक्सपेरिमेंट करती हूँ 40 डेज़ मेडिटेशन। मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन। मैम 10 डेज़ के अंदर मुझे एक एनर्जी फील होने लगी कि यहाँ से कुछ एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। धीरे धीरे करके मेरा जो दर्द था वो कम होने लगा और करीब 35 डेज़ ही हुए थे। 35 डेज़ के अंदर मैं इजीली चलने लगी, वॉक करने लगी और उस समय ध्यान कुंभ था, पहला ध्यान कुंभ था उस समय ऋषिकेश में। हाँ जी। तो मुझे जोशी सर ने और हमारे एक सीनियर पिरामिड मास्टर एक और हैं गालना सर, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्हें बोला आप ये ध्यान कुंभ है, आप यहाँ पे जाइए और ये हमारे गुरुजी पत्री जी हैं। उस दिन मैंने उनकी पहली बार फ़ोटो देखी थी। जब मेरा 40 डेज़ हो गए, मेरा पूरी तरह से मैं ठीक हो गई, कहीं पे कुछ दर्द नहीं, जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे जो इश्यूज़ थे वो सब ठीक हो गए। फिर मैंने बोला कि मुझे तो अब जाना ही है, ऋषिकेश में जाना है किसी भी तरह से। मेरे हस्बैंड को बोला तो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिल रहा था। मैं नहीं, जो भी मिल रहा है मैं कैसे भी जाऊंगी लेकिन मुझे जाना है। और इस तरह से मैं, सोचिए आप, जो 40 दिन पहले मैं चल नहीं पा रही थी, 40 दिन के बाद में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया और मैं ऋषिकेश अकेली गई। और ऋषिकेश से पहले मैं हमेशा देवी के पूजा करती थी, तो ऋषिकेश से पहले मैं वैष्णो देवी चढ़ के गई, फिर वहाँ से मैंने ट्रेन ली और फिर मैं डायरेक्ट ऋषिकेश पहुँची और फिर मैं पहली बार पत्री जी से वहाँ पे मिली। तो आपकी मुलाकात
उनके साथ आमने सामने हुई या आपने दूर से ही उनको देखा? आमने सामने हुई। सुबह सुबह मैं एक दिन पहले पहुंच गई थी, तो वहाँ पे जो पहले पर्सन जो मुझे मिले थे, मैं बहुत नई थी, ज़्यादा कुछ 40 डेज़ ही हुए थे मुझे, तो मैं किसी को जानती नहीं थी, जोशी सर को जानती थी सिर्फ। और वहाँ अकोमोडेशन के लिए मुझे कुछ पता नहीं था कि ऋषिकेश में कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो जब पहले पर्सन मुझे मिले थे, एक दिन पहले मैं पहुँच गई थी, तो रामाराजू सर मिले थे मुझे। तो पीवी रामाराजू सर मुझे पहली बार मिले, तो मैं तो जानती ही नहीं थी कि कौन मास्टर है, क्या नहीं है। और वो उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनके पैर में चप्पल नहीं थी, उस समय अकोमोडेशन का उनके पास में था, तो वो दौड़ लगाते लगाते सबको अकोमोडेशन दे रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरा अकोमोडेशन कहाँ है, मुझे पता नहीं है। तो सर के पास एक बाइक थी उस समय, तो बोले मैडम आप रुकिए थोड़ी देर, मैं आपको अकोमोडेशन पे लेके चलता हूँ। फिर बाइक पे उन्हें बोला आप बैठिए, अकोमोडेशन छोड़ता हूँ। वहाँ उन्हें छोड़ा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे मेडिटेशन था। मैं सुबह सुबह वहाँ पे गंगा नदी थी, सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके तैयार होके मैं 4:45 बजे स्टेज पे जाके बैठी सीधे। स्टेज पे जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब पत्री जी से मेरा मिलना हुआ, और पत्री जी ने मुझे जो पहला शब्द बोला था, उन्होंने बोला आ गए बाबा। तो मैंने बोला कि पत्री जी इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं मुझे आ गए बाबा, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। तो मैंने बोला हाँ पत्री जी आपने बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा, मैं आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। और फिर पत्री जी ने मुझे गले से लगाया पहली बार। लेकिन जो एक ऊर्जा जो पत्री जी को मिलने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो मुझे सेटिस्फेक्शन पूरी लाइफ में नहीं मिल रहा था, कि मैं क्या चीज़ खोज रही हूँ, वो चीज़ मुझे आज मिल गई है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मुझे अंदर से हो रही थी, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती पत्री जी से मिलने के बाद। और फिर जब उन्होंने इस तरह से आँखों में देखा और बोला आपको बहुत काम करना है। फिर हम उस समय गंगा रिसोर्ट में जाके बैठते थे पत्री जी के साथ में। तो ध्यान का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद गंगा रिसोर्ट में जाके मैं बैठी वहाँ। तो पत्री सर को मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस बताए कि सर ऐसे-ऐसे मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो पत्री सर ने सुने सभी एक्सपीरियंसेस, और फिर मैंने बोला कि मेरा काम क्या है? मैं इस रास्ते पे आई हूँ, मेरा काम क्या है? तो पत्री सर ने बोला जाओ जाके ध्यान केंद्र शुरू करो। आपको जो अनुभव आए हैं वो लोगों को बताओ, अनुभव शेयर करो और ध्यान केंद्र शुरू करो। सिर्फ इतना ही बोला पत्री सर ने, तो मैंने बोला यस ठीक है। और वहाँ से ही हम फिर आगे महाअवतार बाबा जी केव्स गए थे। तो पत्री जी से मिलने के बाद मैं बाबा जी से मिली, और बाबा जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 2,500 साल से वो फिजिकल बॉडी में है। तो मैंने कोई लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं किया, मैंने बोला अगर वो 2,500 साल से फिजिकल बॉडी में है तो मुझे ज़रूर मिलेगी। हम जब केव्स में गए, केव्स में जाने से पहले काठगोदाम स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो वो स्टेशन पे पहुंचे थे और बाबा जी सामने अपीयर मुझे दिखे। तो मैंने बोला कि मुझे मालूम था कि आप मुझे मिलने वाले हो, दिखने वाले हो, और मैंने पूरा साक्षात रूप में उनका दर्शन किया। और उसके बाद में जहाँ तक भी हम गए थे बाबा जी हमारे साथ में थे। और बाबा जी से तो कनेक्शन मेरा चैनलिंग होना शुरू हुआ। उसके बाद में पत्री जी ने मुझे बोला कि आप ध्यान केंद्र शुरू करो। तुरंत मैं पुणे में जाके, एक फ्लैट है हमारा, वहाँ रेंट पे दिया हुआ था, जाके मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ऐसा ऐसा पत्री जी की आज्ञा है, ध्यान केंद्र शुरू करना है। तो उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, हमने वो शुरू कर दिया ध्यान केंद्र। 1 महीने के अंदर इन्हें रिन्यूएशन, मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर अपने आप एक मास्टर आके मुझे मैसेज देते थे कि यहाँ पे ऐसा गेट करना है, यहाँ किचन करना है, यहाँ ये रिन्यूट करना है। और 1 महीने में रिन्यूएशन होके वो सेंटर तैयार हो गया। और पत्री जी आए थे पुणे में पीएमसी मराठी का इनॉग्रेशन करने के, चैनल का इनॉग्रेशन करने के लिए। उस समय फिर मैंने पत्री जी को बोला कि पत्री जी मुझे मेरे सेंटर का इनॉग्रेशन करना है। तो बोले हाँ बाबा करो, इसी जन्म में करना है, अगले जन्म में नहीं। और फिर पत्री जी आए, उनको लेके गई मैं, वो सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। आप यात्रा करती चली जा रही हैं, आपने ध्यान में भी कदम रख लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि इस समय के अंदर आपकी फीलिंग मतलब क्या थी, अनुभव की आत्मा कोई चीज़ है, आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या?
हाँ जी, वही जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगी, ध्यान सिखाने लगी, जब मैं करती ध्यान नहीं करती थी तो पहले मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। हर चीज़ में लॉजिकल माइंड, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाती थी और मुझे गुस्सा बहुत आता था और बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैं लेके बैठी रहती थी। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो अपने आप से कनेक्ट होना शुरू किया। जब आंख बंद करके बैठती थी तो एक अंदर से एक दूसरी आवाज़ जो मैं सुन नहीं पाई पहले, वो आवाज़ सुनना शुरू किया मैंने। और इस तरह से मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, सिर्फ ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा स्वरूप हैं। और तब मुझे मालूम पड़ा कि किस तरह से जो अभी तक जो मुझे अनुभव हो रहे थे वो क्या अनुभव हो रहे थे, जो मुझे अलग अलग आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, कौन सी आवाज़ थी। तब एग्जैक्टली मुझे मालूम पड़ा कि वो आत्मा की वो आवाज़ आपकी थी, इनर वॉइस इनर थी। वॉइस थी वो मेरी। हम्म। और उस समय से फिर मैंने अपने आप से कनेक्ट होना शुरू किया। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं अगर इस रास्ते पे आई हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। मुझे पति सर ने बता दिया कि आप ध्यान सिखाओ, ध्यान केंद्र शुरू करो। वो शुरू हो गया, अब आगे क्या करना है। तो फिर धीरे धीरे करके मुझे पत्री सर ने ही डेवलप किया, उन्हें बताया मुझे कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से आपको माइक पकड़ना है। कहीं पे भी पत्री सर का क्लास होता था तो मैं हर जगह जाती थी। इवन कभी ऋषिकेश में तो जाती ही थी, फिर बाद में करताल का मालूम पड़ा, करताल में आना शुरू हुआ। और इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और मुझे अपने आप से कनेक्ट होना आने लगा। और जब मैं अपने आप से कनेक्ट होने लगी तो एक अजीब शांति, बोलते मन की शांति, जिसके लिए हम भटक रहे थे, इतनी ज़िंदगी मैंने निकाल दी लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली, तो वो शांति मैं महसूस करने लगी। आपने एक वर्ड यूज़ किया है, अपने आप से कनेक्ट होना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने आप से कनेक्ट होने का क्या मतलब है? अपने आप से कनेक्ट होने का जो मेरे माने में मतलब है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनना। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे ये काम करेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तब हम लोगों की परवाह नहीं करते, हम सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, अंदर इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं और वही हमें राह दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और हमारा, जैसे आप कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ, लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ में ये किया था, इस तरह से पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो आत्मा है वो हमें बता देती है कि हमारा पर्पस क्या है। हम सिर्फ यहाँ पे संसार करने नहीं आए हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त पार्टीज कर रहे हैं, बस उसमें बिजी हैं, उसके लिए नहीं है हमारा जन्म। जब हम अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो पता चलता है कि हमारा इस पृथ्वी पे क्या काम है। जब मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट होना शुरू हो गई तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा सिर्फ मेरा बच्चा और मेरा पति मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। और ये पूरे परिवार को जो सुख मुझे मिल रहा है, जो तन की तंदुरुस्ती मैंने पाई है और मन की शांति मैंने पाई है, वो मुझे सबको, सब तक पहुंचाना है। ये मेरा एम है। आप ध्यान में आ गए, पूरी तरह से डूबने लग गए इसमें। तो आपके साथ आपके पतिदेव और आपके बेटा, बच्चा, वो लोग भी ध्यान को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया? शुरू में नहीं किया था ऐसा, शुरू में तो चैलेंजेस हैं थे मेरे साथ में। 2 साल जो कोविड के थे उस समय बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से लोगों का सुन रहे थे, डर रहे थे लोग। लेकिन मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे बिल्कुल कहीं पे भी डर नहीं लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे, उस समय हम दिन भर जूम पे रहते थे, पीएमसी हिंदी पे, और कॉल सर्विसेज से भी बहुत सारे लोगों के काउंसलिंग के लिए फ़ोन आते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं पूरे दिन जूम पे और फ़ोन पे रहती थी। तो उस समय मेरे हस्बैंड को कंप्लेंट्स होना शुरू हो गई कि अरे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, दिन भर उस पे रहते हो, ऐसा क्या मिल रहा है उसमें। उस समय वो ध्यान में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। मेरा बेटा ध्यान करता था, मेरे साथ में बैठता था, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, शांति से मेरा काम मैंने चालू रखा था। लेकिन मैं एक तरह से बोलती था, आत्मा से, मन से मैं बोलती जाती थी कि मेरे हस्बैंड भी इस बात को समझे और वो ध्यान में आए, सिर्फ ऐसा थॉट रखती थी। लेकिन अचानक 6 महीने के बाद में मैं जूम में कुछ सेशन ले रही थी और वो आँख बंद करके पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने मुड़ के देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो अरे ये तो अपने आप ही ध्यान कर रहे हैं। फिर वो अपने आप, जिस दिन उन्हें पहली बार ध्यान किया, उन्हें महसूस हुआ कि हाँ ये कुछ चीज़ है।
और उसके बाद फिर उन्हें रेगुलर ध्यान करना शुरू किया। और कोई भी अब इवेंट होता है पुणे में, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प होती है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो परिवार नॉन वेजिटेरियन था वो जब ध्यान में आ गए, ये ध्यान में आ गए, फिर हमारे परिवार के और लोग ध्यान में आ गया और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से वेजिटेरियन परिवार हो गया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे स्लो एंड स्टडी आपने वो रेस जीत ही ली कि वो हाँ जी। पूरे परिवार को आपने शाकाहारी बना दिया। बहुत बढ़िया। आपकी ये यात्रा आगे बढ़ रही थी और क्योंकि आत्मा की भूख कभी भी ख़त्म नहीं होती, अनंत यात्रा है ये। तो आप और आगे क्या कर रहे थे और अपनी साधना को आपने और आगे कितना बढ़ाया और कैसे बढ़ाया? यस मैम। सबसे पहले तो जब मैं पत्री जी से मिलकर आई, इतने सारे लोगों को मैंने ध्यान करते हुए देखा, इतने सारे लोगों के अनुभव सुने, तो मेरे मन में एक ही जिज्ञासा थी कि मैं भी लोगों तक ये ध्यान पहुंचा सकूं। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था, सेंटर तैयार हो गया, पत्री सर ने इसका इनाग्रेशन भी कर दिया, लोग आने शुरू हो गए। फिर मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में डरते डरते कि सिखाती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो गया। बहुत लोगों को एक्सपीरियंसेस आने लगे जब मैं ध्यान लेती थी। मैं 40 डेज़ ध्यान जब बोलती थी लोगों के आप 40 दिन ध्यान करो, इस सेंटर पे आके ध्यान करो आप 40 दिन, लोगों ने सेंटर पे आके ध्यान करना शुरू किया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लोगों के कम हो गए। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, किसी को हड्डियों का प्रॉब्लम था, किसी को कुछ और था। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते लेडीज़ के, तो वो आने लगे मेरे पास में, बैठ के अपनी बातें बताने लगे। मैं धीरे धीरे करके अनजाने में लोगों की काउंसलिंग करना शुरू कर दिया कि आप ध्यान करके देखो, ऐसा करो। तो ये सब हम मेरा शुरू हो गया था। और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए। ध्यान के साथ स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, पत्री सर कहते हैं, तो स्वाध्याय करने लगी। फिर मैं एक एक टॉपिक पे बोलना शुरू कर दिया। मैंने पीएमसी हिंदी पे बोलना शुरू किया और पत्री जी आते थे उस समय में, पत्री जी के साथ में मैंने बहुत समय बिताया। अभी लास्ट 2011 में पत्री जी आए थे पुणे में, 2010 में जब कोविड बहुत पीक पे था। तो कोविड में हमें कहीं कभी भी डर नहीं लगा। बहुत सारे लोग बहुत डर रहे थे, कभी डर नहीं लगा। मैं तो कभी मास्क भी नहीं पहनती थी, कभी सैनिटाइज़र हमने यूज़ नहीं किया। तो और फिर पत्री जी का आने का मालूम पड़ा, उस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। लॉकडाउन से पहले, क्योंकि हाँ, लॉकडाउन में तो पति सर हैदराबाद में जहाँ हाँ पे भी जी, थे जूम की वो क्लासेस कर लॉकडाउन रहे थे। नहीं हुआ था, लेकिन कोविड पीक पे था हाँ, उस समय। हाँ। तो क्या हुआ कि हमें पत्री सर ने बोला कि मैं आ रहा हूँ पुणे। उस समय हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, सिर्फ 50 लोगों की परमिशन थी। और क्या हो गया था, लोग इतने डर चुके थे, कोई भी अपने घर में ये करने को तैयार नहीं था। और सांगवी सर के यहाँ हमेशा रुकते हैं, दीपक सांगवी जी के यहाँ पे, तो उस समय उनके घर में भी कोविड हो गया था, वो बाहर से आए थे। तो उस समय 50 लोगों को हमने एक जगह पे ये करा और पत्री सर से मिलवाया। वो हमें एक स्कूल मिला था और इतने सारे मराठी लोग होते हुए उस समय एंकरिंग करना, पत्री सर को वेलकम करना और सब कुछ मराठी में जो कुछ बोलना वो मुझे दिया गया था कि आप ये संभालोगे। मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे मराठी में अगर बोलना है तो हो सकता है मेरा मराठी में काम है। तो पत्री सर ने मुझे एक बार बोला था, मैंने पत्री सर से बोला कि सर मुझे तेलुगु भाषा बहुत अच्छी लगती है, मुझे तेलुगु सीखना है। तो सर ने बोला नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है तेलुगु सीखने की, आप जहाँ पे हो वहीं आपको काम करना है। तो उस समय वो मिला हमें, पर्पज़ मिला एक काम करने का। मैंने मराठी में पत्री सर के बारे में बताया और ऐसे ही फिर पत्री सर आ रहे थे वहाँ से, आके फिर मेरे से हाथ मिलाया और थोड़ी देर मैं बता रही थी। उसके बाद पत्री सर ने मेरे से माइक लिया और फिर सर ने बोलना शुरू किया। वो जो था मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो मैं पत्री सर के इतने करीब खड़े होके मैं बोल रही थी। और उसके बाद में हमने क्लब हाउस बुक किया था। करीब ये जो कोविड का पीरियड था उस समय नए लोग बहुत सारे जुड़ गए थे। लॉकडाउन के माध्यम से बहुत हाँ, लोग जूम लॉकडाउन की के क्लासेस में हाँ बहुत लोग जी, जुड़े। जूम की क्लासेस में बहुत लोग जुड़ गए थे और वो सबको पत्री सर से मिलना था। तो हमने स्लॉट किया, फिर एक एक स्लॉट करा, 100 लोगों का, 50 लोगों का, पहले 50 लोगों का था। फिर क्लब हाउस में 100 लोगों की हमें परमिशन मिल गई। सर के साथ में हम रात में थे,
सर मैच देखते थे तब हम लोग सबसे गप्पे मारते थे। वो यानी कि जो एक पीरियड था वो इतना अच्छा था। और एक दिन में सर ने 2 क्लासेस ली। जितना लोग सर से मिलना चाहते थे उतना ही सर लोगों से मिलना चाहते थे। हर एक से गले मिल रहे थे, हर एक से वो हर एक का। तो जब सर से मिलने के बाद में जो एक डर था लोगों के मन में वो ख़त्म हो गया। और उस समय दोपहर में लंच के लिए सर मेरे सेंटर पे आए थे। वो दिन मैम मैं कभी नहीं भूल पाती। वो मेरा सबसे बड़ा दिन था ना, सबसे खुशी का दिन था। उस दिन उस दिन जब सर आने वाले थे उसके 2 दिन पहले मैं सोई नहीं थी, 2 रात मैं सोई नहीं थी। और मेरा सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, उसका किचन छोटा है। और सर को कैसे मालूम पड़ गया मुझे पता नहीं। सर मुझे सुबह फ़ोन करके बोलते हैं, तो किसी चीज़ की टेंशन मत लो, सारा खाना मैं आके बनाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। सबसे बड़ा टेंशन मुझे यही था कि इतना छोटा किचन है, सर कैसे खाना बनाएंगे उसमें आके। लेकिन सर आए, सर ने 4 तरह की सब्जियां बनाई। सिर्फ मुझे बोला दाल और चावल पका के रखो, पूरा खाना सर ने बनाया। और उसके बाद मैंने सर से एक क्वेश्चन किया, सर मैं बहुत डर रही थी, आप छोटी सी किचन है, मेरा छोटा सा सेंटर है, आप यहाँ पे आके खाना कैसे बनाओगे। तो सर ने मेरी तरफ देखा ऐसे करके, बोला तुम्हारा किचन छोटा है तो क्या हुआ बाबा, तुम्हारा दिल तो इतना बड़ा है, इसलिए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तो फिर मुझे समझ में आया उस दिन कि मेरा कुछ बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ का। कि जब गुरु इतने बड़े जिनको हज़ारों लोग बुला रहे हैं वो वहाँ नहीं जा रहे, मैंने सिर्फ एक बोला कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर पत्री सर मेरे यहाँ पे आएंगे तो। और सर ने बोला मैं शशि के घर जाऊँगा। तो मैंने बोला ये मुझे ब्लेसिंग सुन के मिल गए। और मुझे पत्री सर की जो सपना है, जो भी चाहते हैं, मैं उसी के हिसाब से मैं वैसा ही काम करूँगी। और फिर मैंने सब जगह फिर पीएमसी हिंदी में बोलना शुरू किया एज अ स्पीकर। जेटीटीपी हिंदी का शुरू हुआ तब एज ए एडमिन वर्क किया। और इस तरह से मेरी यात्रा जो है ये थोड़ा सा स्पीड लेने लगी। तो आपकी इस यात्रा के अंदर मैं बार बार ये बोल इसलिए रही हूँ कि हमें हर मोमेंट पे हमने क्या सीखा, हम मतलब यस आपकी आत्मा ने, आपकी इनर ने क्या सीखा, आपने ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, हाँ जी। आपकी आत्मा कैसे प्रोग्रेस कर रही थी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने पूछा। आत्मा कैसे प्रोग्रेस कर रही थी कि जैसे-जैसे मैं लोगों से मिल रही थी, लोगों से बात कर रही थी, लोगों के जो दुःख तकलीफ़ हैं वो कम होते जा रहे थे। मैं उनको ध्यान के रास्ते पे लेके जा रही थी। और मैं अपने आप में वो कॉन्फिडेंस फ़ील कर रही थी। मुझे स्टेज डेयरिंग नहीं था। मैं हमेशा कोई ज़ूम क्लास में बैठती थी तो कभी क्वेश्चंस भी नहीं पूछती थी। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी आत्मा की प्रगति किस तरह से हो रही है। बाद में मैं बहुत सारे ज़ूम सेशन में आना शुरू हो गया, स्टेज पे जाना शुरू हो गया। और इवन जब सर के साथ में मैंने प्रोग्राम्स किए, एंकरिंग पूरा का पूरा मराठी में किया। उसके बाद में मुझे सर ने बोला कि आपको मराठी में सेत वर्कशॉप करना है। मेरे लिए मेरी मातृभाषा हिंदी है और मराठी में कोई भी चीज़ करना मेरे लिए बहुत ईज़ी नहीं था। लेकिन फिर पत्री सर ने बोला एक गुरु बोल रहे हैं तो एक शिष्य को वो करना है, उनको ज़्यादा पता है, तो मैंने हाँ बोला। उसके बाद में सेत वर्कशॉप के लिए सर से मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला 16 डेज़ आप मराठी में बोलो। तो ये मेरे लिए चैलेंज था। तो ये मेरी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही थी कि मुझे एक भाषा में, जो मातृभाषा है वो तो ईज़ी है बोलना, लेकिन जहाँ पे आप कर्म भूमि है जो आपकी, जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ के लोगों को आपको ध्यान सिखाना है तो आपको वो भाषा भी आना चाहिए। तो वो भाषा मैंने सीखना शुरू की। सिर्फ मटेरियल बुक इंग्लिश में है, मैं दिन भर उसको ट्रांसलेट करती थी मराठी में और शाम को मैं सेशन करती थी। उस समय पे भी मैंने बहुत चीज़ें मैंने फ़ील करी कि सेठ मास्टर खुद आके मुझे मैसेज देते थे और मैं कैसे बोल रही हूँ मराठी ये मुझे पता नहीं है। अपने आप शब्द लोड होते गए, मैं बोलती गई। और इस तरह से 16 दिन का सेठ वर्कशॉप मैंने अकेले ने मराठी में किया उसको। तो इस तरह से मेरी प्रगति होती गई, मेरे सोल एवोल्यूशन होता गया। मैं अलग-अलग जगह पे जाके ध्यान सिखाने लगी। पहले तो मैं सेंटर पे ले रही थी, फिर बच्चों के स्कूल में जाके सिखाना शुरू कर दिया मैंने, कुछ हॉस्पिटल्स में जाके सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ एक मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था कि मेरे हस्बैंड को अटैक आया था। वो भी एक लर्निंग था मेरे लिए।
उस समय मुझे ये नहीं पता था कि अब क्या करना है। अचानक ही ये सब हो गया, बच्चा भी छोटा है, सब कुछ है, लेकिन मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान के माध्यम से मैं कनेक्ट हुई, आंखें बंद करके बैठी और मैं फिर मास्टर्स से पूछना शुरू किया मैंने कि मुझे क्या करना है। और वो एक प्रेमाइसेस था, जो था वो चर्च का प्रेमाइसेस था जहाँ उनको अटैक आया मेरे बेटे के स्कूल में। और मैं देवी की पूजा हमेशा करती थी, तो मैंने, मेरे घर के बगल में मंदिर है, तो मैंने माता से बोला कि माता आप तो 2 मिनट में जा सकते हो, आप जाओ और देखो जाके वहाँ पे। तो इतना ही सिर्फ बोलती हूँ तो वो जो मेरे सामने जीसस अपीयर होते हैं पूरे के पूरे, और वो इस तरह से बोलते हैं डोंट वरी, आई एम हियर। ये मुझे आवाज़ आती है, और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे हस्बैंड का अटैक आके चला जाता है और वो गाड़ी पे शांति से बैठे हुए दिखते हैं मुझे। तो उस समय ये मैसेज मुझे मिला कि जिससे धर्म के नाम पे लोग इतना झगड़ रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जी यानी कि क्रिश्चियन है। उस दिन जो उन्हें मैसेज दिया कि सारी शक्तियाँ हैं, जितने भी मास्टर्स हैं वो एक हैं, एक है। वो वननेस में है। और उस दिन से फिर मुझे समझ में आया कि कोई भी, यानी नाम में भगवान नहीं है कि हम बोल रहे हैं देवी माता है या जीसस है या क्रिश्चियन, यानी जो भी धर्म के नाम पे लोग बोलते हैं अल्लाह है, वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एनर्जीज है, डिवाइन एनर्जीज है। तो वहाँ से फिर मुझे ये समझ में आया। और उसके बाद में जब पत्री सर 3 दिन के लिए यहाँ पे आए थे, तो एक बहुत, बोलते हैं ना गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किस तरह से अपने शिष्य को या अपने प्रियजनों को किस तरह से बाहर निकालता है। वो कोविड का पीरियड था, इन्हें वहाँ पे फैला हुआ था कोविड, वहाँ पे लॉकडाउन पूरा नहीं था लेकिन फिर भी आधा लॉकडाउन किया था। उस समय एक गीता होरा मैडम है, तो उनके साथ में चल रही थी, उनकी गाड़ी में ही मेरा सामान था, वो साथ में एक बेड पे हम सो रहे थे। पत्री जी के साथ में भी हम 3 दिन साथ में रहे। सांघवी सर के साथ में भी एक दिन हमारा वहाँ उनके घर पे रहना हुआ, साथ में रहे। उसके बाद सर वहाँ से मुंबई चले गए। वो वहाँ से मुंबई निकले और मैं घर में आके सो गई। लेकिन गीता मैडम को ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि मुझे कुछ तो भी हो रहा है, और बाद में फिर उनको टेम्परेचर आ गया और उनको कोविड हो गया। मैं घर में सो रही थी, मुझे पत्री सर ने आके जगाया। पूरे पत्री सर मुझे सामने दिखे, मुझे आके जगाया, अरे उठो बाबा, हरिद्वार आना है होली के प्रोग्राम के लिए। मैं ऐसे हड़बड़ा के उठी, मैंने बोला तो पत्री जी तो मुझे वहाँ पे बुला रहे हैं। मैं बैठ गई और मैंने बोला मुझे तो वहाँ जाना है। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो बोले कि अरे 3 दिन तो अभी बाहर ही थे, आज ही तो घर में आई हो, और कल ट्रेन है, और आज मुझे मैसेज मिला है कि मुझे हरिद्वार जाना है। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं, नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो गुरुजी ने बुलाया है, मुझे जाना है। तो बोला ठीक है देखो टिकट मिल रही है क्या। कहीं टिकट नहीं था, सब वेटिंग में था। तो भी एक जगह, एक और मैंने एजेंट को फ़ोन किया तो बोला कि एक मैडम एक ही टिकट है, वो लोअर बर्थ है। तो मैं ठीक है करो। तुरंत ही उन्हें रिजर्वेशन किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी, मुंबई से ट्रेन थी अमृतसर के लिए। मेरे हस्बैंड ने छोड़ा, मैं वहाँ पहुँची। तो मैं तो अनजान, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। गीता मैडम को कोविड डायरेक्ट हो गया, कोविड पॉजिटिव थे और सीवियर स्टेज थी उनकी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और मैं यहाँ होली के प्रोग्राम में 8 दिन बाद, जब होली के प्रोग्राम हो गया ख़त्म, मेरा रिजर्वेशन तभी पुणे के लिए वापस नहीं हुआ। पुणे के लिए मुझे मैसेज आया कि दिल्ली से पुणे जाना है तुम्हें, हरिद्वार से पुणे नहीं जाना है। फिर पत्री सर दिल्ली आए। दिल्ली में मैं सर के साथ में थी, वहाँ पे भी दिल्ली गई। और फिर दिल्ली से मैं पुणे जब जाती हूँ, पहुँचती हूँ वापस, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता मैडम बहुत सीरियस हैं और बाद में वो एक्सपायर हो जाती है। तब मुझे पता चलता है कि सर ने मुझे वहाँ से निकाल के, कि मुझे भनक भी ना पड़े कि मैं डर जाऊँगी अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि अरे मैं तो साथ में सो रही थी, कहीं मुझे भी तो नहीं हो गया। तो वो भनक भी नहीं पड़ने दी गुरुजी ने, और इस तरह से वो ट्रैवलिंग जब मैं सब कुछ करके आ गई, तब मुझे ये सब मालूम पड़ा। तो गुरु किस तरह हमें संभाल के लेते हैं। तो ये जो हमारे पत्री जी हैं, अभी भी है, मैं थे तो नहीं बोलूँगी, उनको हैं, और वो इस तरह से मुझे मैसेज देते थे हमेशा। एस्ट्रली वो मेरे से बहुत बार, कोई भी क्वेश्चन रहा, मुझे हमेशा उनके थ्रू मैसेज आता रहा। और आज भी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं गुरुजी को ऐसे आह्वान नहीं करती, मैं सिर्फ क्वेश्चन करती हूँ और वो मुझे सामने खड़े होते हैं और वो आंसर देते हैं। अभी यहाँ करताल में भी जिस दिन से मैं आई हूँ, वहाँ मुझे हर जगह उनका प्रेजेंस फील हो रहा है। तो इस तरह से मेरी यात्रा चलती जा रही है। और अभी पत्री सर ने इसी साल हमें पीएमसी महाराष्ट्र दिया,
पीएमसी महाराष्ट्र में इतने सारे महाराष्ट्रियन हैं जो शुद्ध मराठी बोल सकते हैं, लेकिन सर ने जेटीटीपी मराठी के लिए मुझे चुना। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी उनका। फिर मैंने मराठी सीखना शुरू कर दी, और अब जो सेशंस हो रहे हैं, हमारे 5 सेशंस होते हैं, वो पूरे मराठी में मैं ले रही हूँ। बहुत अच्छा है कि आपका जो सिखाने का प्रोसेस है, पति सर जैसे बोलते हैं कि आपने ए सीखा तो एक सिखाइए, तो बी सीखा तो बी सीखेंगे, बिल्कुल। और सिखाने से आपके ए के बाद आपके अंदर बी अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। और यहाँ पे जो आपको अनुभव हो रहा है पति सर का, क्योंकि पति सर अभी व्यापक रूप में हर पिरामिड मास्टर के अंदर पति जी विद्यमान है, तो इसलिए उनकी प्रेजेंस तो हर है ही कण है, में प्रेजेंस, हर उसमें प्रेजेंस है। तो हम जहाँ पे भी हैं, हमारी उस स्थान पे, उस जगह पे उनकी व्यापकता है। हाँ जी। आपने जैसे इतने अनुभव भी कर लिए, आपने स्प्रेडिंग भी शुरू कर दी, आपके इस पूरी यात्रा के अंदर आपने कभी पत्री जी की डांट खाई? हाँ, ये इस बारे में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे पत्रिज की डांट कभी नहीं खाई। नहीं। हमेशा मुझे आज भी ध्यान है, एक बार पुणे आए थे तो एक मास्टर को वो डांट रहे थे, तो मैं उनके पास पहुंची, वो गले लगने के लिए। बोले आपको भी डांट खाना है क्या? तो मैंने हाँ सर चलेगा, आप डांटेंगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। तो बहुत प्यार मुझे पत्रिज से मिला। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे बीच में, लेकिन मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। मुझे जब जब मैं पत्रिज से मिली हूँ, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही मेरे गॉडफादर हैं, यही मेरे पिता हैं। और इस तरह से इन्हें पत्री जी के साथ में मेरा ऐसा बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत मस्ती की है, बहुत दिन तक मैं उनके साथ रही हूँ। और जो कुछ भी सीखा है मैंने उनसे सीखा, मैंने उनको फॉलो करती गई। उनने जो बोलते थे कि कोई गुरु नहीं है, आपका श्वास ही अपना गुरु है। तो वो मैंने फ़ील करना शुरू किया कि नहीं, जब जो हम अगर सामने वाले को जो महत्व दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं ना, लेकिन सब कुछ तो हमारे अंदर है। फिर मैंने अपने अंदर टटोलना शुरू किया, और वो सब खजाना हमारे जो मेरे अंदर का जो था वो बाहर आना शुरू हो गया। मुझे पता चला कि मेरे में ये एबिलिटी है। और अभी पीएमसी महाराष्ट्र की मैं ट्रस्टी भी हूँ। पीएमसी महाराष्ट्र जो है वो पूरा संभाल रही हूँ। तो इस तरह मुझे समझ में आया कि वो जो मैसेज देते थे, वो जो बोलते थे, उसमें कितनी सच्चाई थी। और फिर ध्यान, स्वाध्याय, साजन, संगति, ये 3 जो है ना रत्न हमें दिए हैं। और पिरामिड जगत, पिरामिड के बारे में मुझे पिरामिड से इतना कुछ मिलना शुरू हुआ, मैं कनेक्ट होना शुरू हो गई पिरामिड से। और मुझे पिरामिड की ऊर्जा जो है जब फील होना शुरू हुई, तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो मेरे सेंटर में लोग आने लगे, कैंसर के पेशेंट्स आते थे मेरे सेंटर में, वो 40 डेज़ में ठीक होके जाते थे। उनका जो कैंसर का जो काट रहती थी, तो वो श्रिंक होने लगती थी 40 डेज़ के बाद में। तो ये जो मिरेकल्स हैं, ये किसी को पता नहीं थे, लेकिन फिर बाद में मैंने शेयर करना शुरू कर दिया कि आप कैंसर के पेशेंट भी, आप अगर पिरामिड के अंदर 40 डेज़ ध्यान करते हो तो ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे अभी भी मेरी जर्नी चलती जा रही है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया अनुभव कर रही हूँ, और अभी भी हमें पत्री सर गाइड करते जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर जो पत्री जी के बताए हुए 18 प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या महत्व है? बहुत महत्व है मैम। 18 प्रिंसिपल्स मतलब, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है पत्री सर ने हमें दी है कि हम धन, कोई भी पैसा नहीं लेते। हाँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिखा रहे हैं। कुछ लोग ध्यान सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आनापाना से ध्यान सिखा रहे हैं। मेन ध्यान बहुत सारे हैं, लोग पैसे भी लेके सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन पत्री सर ने जो बोला है कि कोई भी एक्सचेंज नहीं लेना, मनी एक्सचेंज नहीं लेना है। हाँ, स्वेच्छा से सामने वाला डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके कारण हम हर गरीब से गरीब इंसान तक पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी बात, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, ये बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपनी लाइफ में देखा है वो हर एक इंसान महसूस कर सकता है। और इस तरह से जितने भी पत्री जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत, यानी कि बोलते हैं ना, पूरा का पूरा गीता और रामायण उन 18 प्रिंसिपल्स में उनने हमें दी है। इकट्ठा तो वो हम करके जी रहे हैं, हर दिन उसको जी रहे हैं। आपने बहुत से प्रिंसिपल्स अपने जीवन में लेकर आई हैं, जैसा कि आपकी बातों से हमें पता चल रहा है। और आपका सज्जन सागत्य, स्वाध्याय, फिर बच्चों के ऊपर काम करना,
लोगों को ध्यान सिखाना, बहुत ही यात्रा को आपने अच्छा और सुगम बना दिया। तो हम आपसे अपने दर्शकों के लिए संदेश जानना चाहते हैं। संदेश वही है जो पत्री सर हमेशा बोलते रहे, ध्यान, स्वाध्याय, साजन, संगति, और पूरे जगत को ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बनाना है और जन जन तक हमें पहुंचना है। हर एक भी इंसान नहीं छूटना चाहिए जो ध्यानी ना बने, हर एक इंसान को ध्यानी बनाना है। और इस यात्रा में हमारे साथ में चलिए, सिर्फ आंखें बंद करके आपको बैठना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना है, कहीं पैसा खर्च नहीं करना है और सिर्फ अपने आप, अपने अंदर की यात्रा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, थैंक यू हमारे साथ अपनी यात्रा को साझा करने के लिए। नमस्कार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बीएमसी हिंदी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, परिस्थिति कोई भी हो, स्वीकार करिए और धीरे धीरे जब आप ध्यान में आ जाते हैं तो आपकी ध्यान की ऊर्जा दूसरों को परिवर्तित कर देती है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको आगे का रास्ता अपने लिए भी सत्य का मिलेगा और आप और भी समुदाय में भी सत्य को बांट सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एक और पिरामिड मास्टर की यात्रा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।